टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद प्रयागराज के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भी बाहरी प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री धरानंद जी महाराज ने बात की और साथ ही उन्होंने जिला अधिकारी से मिठाई में मिलावट करने वालों की जांच करने की मांग की है। साथ ही भक्तों से आग्रह किया है कि मंदिर में वे सिर्फ मेवा फल प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं, बाहरी दुकानदारों से खरीदे हुए प्रसाद मिठाई ना चढ़ाएं। मंदिर प्रबंधन ने फैसले का असर अब दिखने लगा है और कुछ लोग मेवा फल ही चढ़ा रहे हैं। वहीं मंदिर की इस पहल का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है। दरअसल त्रेता युग में मनकामेश्वर मंदिर में भगवान राम ने भगवान शिव का अभिषेक किया था। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ता है। ऐसे में भक्तों की आस्था को ठेस ना पहुँचे, इसका ख्याल भी मंदिर प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद की मिलावट के बाद मनकामेश्वर मंदिर में भी बाहरी प्रसाद पर रोक लगाई गई है और अपील श्रद्धालुओं से की गई है कि वे मिठाई यहाँ ना चढ़ाएं। बालाजी में आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ जो चर्बी पाई गई है और उसमें मिलावट मिली है, उसके कारण यहाँ भी प्रयागराज में, चूँकि ये बहुत सिद्ध स्थान है और यहाँ भी आए दिन प्रसाद चढ़ता है। हमारे मंदिर के बाहर भी जो दुकानें लगी हैं उसमें भी वो लड्डू देते हैं और बड़े सस्ते दामों पे मिल रहा है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब में भी मिलावट है और हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इन सब की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा दूषित प्रसाद भगवान को चढ़ाएंगे और उसको श्रद्धालु खाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जन भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। उन सब को देखते हुए ये रोक लगाई गई है कि उन सब की जांच होनी चाहिए। खाया जाए, जब तक फल में तो कोई मिलावट होती नहीं है, फल शुद्ध भी माना गया है और ये सब तो बनाया जाता है तो निश्चित रूप से इतनी ज़्यादा खपत है कि इतना ज़्यादा शुद्ध कहाँ से घी मिलेगा, कहाँ से तेल मिलेगा। मिलावट तो होनी ही होनी है। एक अगर दुकान पे देखा जाए तो ऐसी कोई भी दुकान नहीं होगी कि जिसमें मिलावट ना हो रही हो। सभी जगह मिलावट हो रहा है क्योंकि सबको अपनी अपनी सप्लाई देनी है। तो उससे अच्छा है कि मंदिरों में फल चढ़ाना शुरू कर दें, ड्राई फ्रूट चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं। इससे क्या है ना, कहीं कहीं शुद्धता भी बनी रहेगी। बहुत लोग व्रत भी रहते हैं और व्रत में देखिए ये सब रोक है। और अगर चर्बी मिले, प्रसाद को खा लिया जाएगा तो उस व्रत का क्या महत्व रहेगा। जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, वो दिन भर व्रत रहते हैं। पूजन करने के बाद प्रसाद से ही अपना जो है व्रत खोलते हैं। तो उस व्रत का मतलब खत्म हो जा रहा है। कहीं ना कहीं हम जो अच्छा पुण्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से पाप हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर रोक रहनी चाहिए। और जहाँ तक बिल्कुल एकदम पता ना हो कि ये शुद्ध है प्रसाद, तब तक उसका भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज के सराय इनायत के क्षेत्र ग्राम सरपतिपुर में जहां गिरजाघर में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने पुलिस में तहरीर दी थी कि कुछ लोग प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और 4 लोग को हिरासत में लिया है। साथ ही हिरासत में लेकर उन्हें न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है और अब जांच में जुट गई है इस मामले की। और क्या कुछ कहना था डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गिनावत का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। 29 सितंबर को थाना सराय इनायत क्षेत्रांतर्गत ग्राम सरपतिपुर स्थित गिरजाघर में कुछ लोगों द्वारा भोले वाले लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी। उसके आधार पर थाना सराय इनायत पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा 4 व्यक्ति जिनके विरुद्ध उक्त शिकायत की गई थी उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य के क्रम में विवेचना प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संगम नगरी प्रयागराज की सराय इनायत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सर्विलांस टीम के साथ मिलकर सराय इनायत की पुलिस ने 28 सितंबर को हुई जहां व्यापारी के साथ लूट की घटना का खुलासा 48 घंटे के अंदर कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने व्यापारी के ड्राइवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
दो बाल अपचारी भी लूट की घटना में शामिल है। घटना तब हुई थी जब एक मालवाहक पिकअप को रोककर व्यापारी से बैग लेकर मोटरसाइकिल सवार दो युवक रुकवाकर गाली-गलौज करते हुए बैग छीनकर भाग गए थे। शुभम केसरवानी पुत्र राजेश केसरवानी ग्राम फुतवाहा थाना सराय इनायत ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर सहित एसीपी स्थानीय पुलिस पहुंची और पीड़ित की तहरीर मुकदमा पंजीकृत जांच में जुट गई। और ऐसे में अब पुलिस ने जहां नगद रुपए भी बरामद किए हैं। और क्या कुछ कहना था डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का, आइए दिखाते हैं आपको। क्या पूरा मामला है? 28 तारीख को थाना सराय इनायत पर ग्राम फतुआ के पास लगभग 12 बजे के आसपास एक पिकअप में सवार व्यक्ति के साथ लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे पुलिस तत्काल पहुंची। मेरे द्वारा भी मौके पे पहुंचा गया। इसमें वादी शुभम केसरवानी द्वारा बताया गया है कि वो प्रयागराज मार्केट में खरीदने के लिए 75,000 रुपये लेके बैग में पिकअप के द्वारा आ रहा था। तभी मोटरसाइकिल सवार 3 मोटरसाइकिल पर सवार युवकों द्वारा उसको रोका गया तथा उसका बैग छीन लिया गया। इसके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत आज पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों और 2 बाल अपचारियों को पुलिस ने अभी रिक्शा में लिया है। और इसमें नाम है जिनके शिव बाबू, मोहम्मद समीर और अर्जुन, साथ ही साथ 2 बाल अपचारी भी हैं। शिव बाबू गाड़ी का ड्राइवर था और उसने अपने दोस्त शिवम को टिप दी थी, जिसके तहत ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। इसमें जो लूटा गया बैग था उसमें से 50,000 रुपये पुलिस ने इनसे बरामद किए हैं तथा इसमें जो लूट में घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है। और शिवम के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं और इन सबको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और इनके कुछ अन्य और साथी थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। ऑपरेशन त्रिनेत्र किस तरह से इस घटना के अनावरण में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों का बहुत बड़ा अहम रोल था। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर टीम का गठन किया गया था और आसपास के कैमरे देखे गए थे, जिससे पूरी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लोग चिन्हित हुए, जिनकी पहचान सर्विलांस टीम द्वारा और थाने की टीम द्वारा कराई गई, जिसके माध्यम से पूरी घटना का नापना हो सके। इतिहास भी है इनका? इसमें शिवम का 2 मुकदमे पूर्व में लिखे गए हैं। अन्य अभियुक्तों के कोई आपराधिक इतिहास नहीं संज्ञान में आया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 7 दिवसीय कार्यशाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों को विभिन्न संगीत के कला के बारे में बताया गया, तो वहीं आज खास कार्यक्रम भी प्रोफेसर रेणु जौहरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और साथ ही इस मौके पर छात्र भी मौजूद थे। और इस कार्यक्रम के साथ ही साथ आज 7 दिवसीय कार्यशाला भी संपन्न हुई। और क्या कुछ कहना था प्रोफेसर रेणु जौहरी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज इसका हमारी समापन नहीं कहते, हम लोग ये कहते हैं कि संपन्न होने जा रही है आज हमारी 7 दिवसीय कार्यशाला। आज 7वां दिवस है और इसमें इन 7 दिनों में जो हमारे विषय विशेषज्ञ रहे हैं, सर्वप्रथम मैंने ही विषय प्रवर्तन किया था और तबले के बाजों के विषय में विद्यार्थियों को बताया था 23 तारीख को। और उसी दिन प्रोफेसर पंडित प्रेम कुमार मलिक जी ने दरभंगा घराने की चारों पट्टी शैली पर अपना सव्याख्यान प्रदर्शन किया था। और 24 को डॉक्टर नमिता यादव जी का ब्रज के लोकगीत की जो शैलियां थी उस पर उन्होंने प्रैक्टिकली प्रस्तुतिकरण किया था। और अनूप बैनर्जी जी ने तबले का उन्होंने एक अपनी ही शैली एक बनाई है प्रयागराज को लेके, तो उसमें उन्होंने लय लयकारी उनके घराने में काफी हैं, बंदिशों में भी वो उन लय लयकारियों को दिखाते हैं, तो उन्होंने उसको दिखाया था। और इसके बाद प्रोफेसर इभा सिरोठिया जी ने वैदिक काल से लेके मध्य काल तक का जो भक्ति संगीत है उस शैली को उजागर किया था। और आज वो प्रदर्शन के लिए भी यहाँ पर बैठी हुई हैं अपनी छात्राओं के साथ। और उसके सेकंड सत्र में हमारी प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा मैम ने यहाँ व्याख्यान दिया था। उन्होंने भी प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक की जितनी भी संगीत की शैलियां रही हैं समय समय पे और जो उनके परिवर्तित स्वरूप रहे हैं, संगीत शैली पर भी प्रकाश डाला था। और 27 तारीख को
डॉक्टर धर्मपाल जी ने बच्चों को बताया कि किस तरह से हम अच्छा व्यक्तित्व पैदा करें, सच्चे मन से गुरु के पास जाएं, जिससे कि हम उनकी शिक्षा को अंगीकार कर सकें। जिसका मन अच्छा होता है वही शिष्य जो है वो शिक्षा को अंगीकार करता है। और इसके बाद उसी दिन सेकंड सत्र में पार्थ डे थे एसएस खन्ना से। उन्होंने फर्रुखाबाद घराने की गतें, कायदे वो सारे बच्चों को सिखाया यहाँ पर। और डॉक्टर आशीष कुमार ने तबले की बंदिशों के साथ साथ पखावज की शैली को सिखाया, उसके बोल, उसके अंग सभी का उन्होंने बच्चों को सिखाया। आज जी बच्चों को कितना फायदा मिलेगा जी भविष्य में किस तरह से आप एक्चुअली ये हमारे यहाँ बड़ा जीवंत ज्वलंत विषय होता है, ये जो बाज और घराने हैं, क्योंकि उस्ताद लोग इतना क्लियरली किसी को बताते नहीं और बच्चे भटकते भटकते रह जाते हैं। क्लासरूम में उतना हो नहीं पाता, हम कोर्स कंप्लीट करा दें यही बहुत बड़ी बात होती है। तो इन कार्यशालाओं के माध्यम से जो हमने अपने गुरुओं उस्तादों से सीखा है और जो हमारा अनुभव है बाजों के घरानों के संदर्भ में, वो हम बच्चों को बताते हैं और एक एनेक्डोट के माध्यम से भी बताते हैं, तो बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से उन चीजों को सीखते हैं। जी जी बिल्कुल। लास्ट ईयर भी हमने की थी, लास्ट ईयर नहीं इसी साल की थी, फरवरी 2024 में। और हाँ, आज वो भी वितरित किया जाएगा, क्योंकि आज उनकी 2 तरह की परीक्षा हुई, उनका थ्योरी भी लिया गया, अब उनका ये प्रैक्टिकल प्रदर्शन हो रहा है। और ये ऐसी पहली कार्यशाला है जिसमें हम परीक्षा भी ले रहे हैं। अदरवाइज लोग उपस्थिति को ही पर्याप्त मान लेते थे, लेकिन हमने इनका जो है वो परीक्षण भी किया है। जी परिचय मैं प्रोफेसर रेनू जौहरी, मैं संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद की अध्यक्षा हूँ। और ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी, जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया, तो वहीं हिंदू पक्ष से शिवलिंग के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करने को कोर्ट ने कहा है। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 अक्टूबर तय की है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं आपको। हलफनामा है सप्लीमेंट्री एफिडेविट 24 सितंबर को कोर्ट ने आदेश करा था, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज हमने जो शिवलिंग का सर्वे का जो मूल एप्लीकेशन जिला जज की अदालत में दाखिला था, उसकी जो है सर्टिफाइड कॉपी आज सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में फाइल कर दिया गया, रिकॉर्ड पे आ गया। और मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी अंजुमन इंतजामी मसाजिद कमेटी, उनके तरफ से भी एक जो है कि सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रिकॉर्ड पे लेके आए हैं। हालांकि वो तो मैंने लास्ट डेट को ही ऑनरेबल कोर्ट को बता दिया था, लेकिन वो लेके आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 मई 2023 का शिवलिंग का सर्वे का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑपरेशन को स्टे कर दिया। कारण शिवलिंग सर्वे को इसलिए स्टे कर दिया कि स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो स्वयं आर्ग्यू किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो एसआई सर्वे शिवलिंग का दैट एक्सरसाइज में डैमेज द स्ट्रक्चर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि शिवलिंग का मसला है, जब मूर्ति खंडित हो जाएगी तो फिर उसका पूजा हिंदू धर्म में तो आमतौर पर वर्जित है। लेकिन जो ये मूल आवेदन है हमारा उससे अलग है। हमारा जो आवेदन है वो है कि शिवलिंग छोड़ के बाकी जो कथित वजूखाना है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया, उसका सर्वे किया जाए। तो उसी पर सुनवाई अब तो 22 अक्टूबर को होगी। ऑनरेबल कोर्ट ने एक बात हमसे कहा कि आप जो सर्वे रिपोर्ट है एसआई का जो सर्वे हो चुका है, उस रिपोर्ट की कंप्लीट कॉपी यहाँ फाइल करिए। तो हमने कोर्ट को कहा कि हम फाइल करेंगे, जो है कि नेक्स्ट डेट के पहले 22 अक्टूबर 2 बजे निर्धारित है दोपहर में। कोर्ट को कंफ्यूजन था। कोर्ट जब रिकॉर्ड देखेंगी, लक्ष्मी देवी का जो शिवलिंग का एप्लीकेशन था, उसका मूल एप्लीकेशन क्या था कि जीपीआर जो उसके बीनीथ ऑफ द शिवलिंग क्या है, उसके नीचे क्या है, जीपीआर सर्वे एक्सकेवेशन कार्बन डेटिंग। हालांकि ऑनरेबल हाईकोर्ट में आते आते जो है कि कार्बन डेटिंग तक मामला रहा, जो भी है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि वो शिवलिंग का मसला था। ये जो हमारा मूल एप्लीकेशन है, ये शिवलिंग छोड़ के बाकी ये बताइए ओपन एरिया है। ओपन एरिया में अगर एएसआई ऐसी संस्था जिसका काम ही है इमारत को सुरक्षित करना, वो नुकसान क्यों करेंगे। और खुद उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने 3 अगस्त वाला ऑर्डर आप देखेंगे 2023 का, जो सर्वे का मूल आदेश हुआ था,
प्रैक्टिसिंग के बाद में, उसमें एसआई ने खुद ही एफिडेविट दिया हुआ है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसआई ने, कि हम कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, अगर कुछ ऐसी नौबत आएगी तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के कोर्ट में, कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई हुई और तारीख जो है वो अगली तारीख 22 अक्टूबर दोपहर 2 बजे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।